IE 145 यूरोप का इतिहास के कुछ पहलू 1789 से 1945 तक। यूरोप का जो हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, फ्रांस की क्रांति जो होती 1789 से और सेकंड वर्ल्ड वॉर तक, जब तक जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को हम इस बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, BAG थर्ड ईयर ये रहेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो BHIE 145, ठीक है, यूरोप का इतिहास के कुछ पहलू 1789 से 1945। ठीक है, अगर मैं पूरी अगर आपकी बुक की बात करूं तो इस बुक में लगभग आपके जो चैप्टर हैं टोटल 14 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, 14 चैप्टर में अगर आप देखें, जो पहला चैप्टर है आधुनिक राज्य और राजनीतिक संस्कृति, दूसरा जैसे जनता की क्रांतिकारी कार्रवाई, इसी प्रकार से टोटल अगर आप देखेंगे तो 14 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, ये 14 चैप्टर आपकी बुक में हैं और कोशिश यही रहेगी कि इसी क्लास में 14 के 14 चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूं, या जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है या इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको हम कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ख़ास तौर से अगर मैं इसमें इम्पोर्टेंट की बात करूं तो दूसरा, चौथा इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, 7वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, इस टाइप के ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वैसे तो मैं पूरी बुक करवाऊंगा, लेकिन पहले ऐसे चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे जो थोड़ा सा ईजी है, समझने में ईजी हैं या आपके लिए ज़्यादा थोड़ा ईजी हो सकता है, उन्हीं को हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इस बुक को शुरू करते हैं। ठीक है क्या चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 क्या है? फांसीवाद तथा नाजीवाद का उत्थान। इससे पहले आपको ना फांसीवाद बताता हूँ। ठीक है, देखिए जो फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक विचारधारा है। क्या भाई? फांसीवाद एक विचारधारा है, और जो फांसीवाद की विचारधारा है इटली का जो तानाशाह था, जिसका क्या नाम था? मुसोलिनी। ये मुसोलिनी की विचारधारा है। क्या है? मुसोलिनी के द्वारा इटली में की गई तानाशाही को फांसीवाद के रूप में देखा जाता है। क्या कह सकते हो कि मुसोलिनी के द्वारा शुरू की गई तानाशाही को क्या बोलते हैं? फांसीवाद बोला जाता है। ठीक है, इटली का तानाशाह था जिसका नाम मुसोलिनी था, और उसकी विचारधारा क्या? फांसीवादी विचारधारा है। इसे एक प्रकार के सर्वाधिकार या व्यवहारवाद के रूप, यानी इसको क्या बोला था? सर्वाधिकार, यानी कह सकते मुसोलिनी जो था उसने क्या किया था? पूरे इटली पर अपना कब्जा जमा लिया था और पूरा कंट्रोल कर लिया था, और एक प्रकार से क्या बन गया था? वो तानाशाह बन गया था। और उसी मुसोलिनी की जो विचारधारा उसको हम क्या बोलते हैं? फांसीवादी विचारधारा बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो फांसीवादी शब्द है। देखो, फांसीवादी जो शब्द है हिंदी का रूपांतरण क्या है? फांसीवादी जो शब्द है इटालियन भाषा से आया है। ठीक है, फांसी से आया, और फांसी इटालियन भाषा से इसका मतलब क्या होता है? लकड़ी का गट्ठर, यानी शक्ति, यानी एकता और शक्ति को जब एकत्र किया जाता है। देखो, जैसे हम बात करेंगे क्या होता है? फांसीवाद का मतलब क्या होता है? लकड़ी का गट्ठर तथा कुल्हाड़ी होता है। लकड़ी का गट्ठर क्या होता है? एकता का प्रतीक होता है, और जो कुल्हाड़ी होती है किसकी प्रतीक होती है? शक्ति की प्रतीक होती है, यानी शक्ति की एकता की बात करता है। क्या उनको बात करता है? फांसीवाद। देखो, फांसीवाद सिद्धांत कम, शासन का व्यवहारिक रूप अधिक दिखाई पड़ता है। यानी जो फांसीवादी क्या है? यह सिद्धांत नहीं है, बल्कि शासन करने का या सरकार चलाने का क्या है? एक व्यवहारिक रूप है। तत्कालीन सरकार और परिस्थिति की मांग के अनुसार फांसीवादी आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक विचारों को शामिल करता है। देखो, फांसीवाद जो है यह कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि जैसी परिस्थिति होती है या जैसे परिस्थिति की मांग होती है उसी अनुसार फांसीवाद क्या करता है? तमाम तरह के विचारों को खुद में क्या कर लेता है? शामिल कर लेता है। ठीक है, फांसीवाद की उत्पत्ति कब हुई है बात करेंगे। ठीक है, ये जो आपका फांसीवाद है इसकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो फांसीवाद की जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति देखोगे तो कहाँ पर हुई थी? इटली में हुई थी। ठीक है, इटली में फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। कब से हुई भाई? फांसीवाद की शुरुआत कब हुई? 1919 में होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है, और 1919 में कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तब फांसीवाद की कह सकते शुरुआत मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेने के बावजूद इटली को उसका उचित पुरस्कार नहीं मिला, जबकि उसे अधिक क्षति हुई। देखो कह रहे हैं कि भाई इटली जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इटली था उसको उचित पुरस्कार नहीं मिला। यानी इटली जो था, अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्र जीते थे मित्र राष्ट्रों की तरफ से इटली था, लेकिन उसको जो पुरस्कार मिलना था, जो सम्मान मिलना था, वह इटली को नहीं मिलता है। ठीक है, और उसे बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, पूरे देश में विशेषकर सैनिक प्रतिक्रिया का
माहौल देश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इटली लड़ रहा था तो इटली की जो हालत है काफ़ी ख़राब है, ठीक है, और आर्थिक स्थिति जो है इटली की काफ़ी ख़राब थी, तथा इस समय वहाँ की जो सरकार थी काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी अप्रभावी थी, और जो वहाँ की सरकार थी वहाँ के लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी। कहाँ की सरकार? इटली की सरकार। ऐसे समय में कह सकते कि वहाँ पर एक नेता है, किसका नाम क्या है? मुसोलिनी आता और मुसोलिनी घोषणा करता है कि फांसीवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद तथा स्वतंत्रता का खुला दुश्मन है। यानी कह सकते जो मुसोलिनी था ये मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद और स्वतंत्रता का था, खुला दुश्मन था। राज्य सत्ता की सर्वोच्चता तथा उग्र राष्ट्रवाद, नायकवाद और अनुशासन में विश्वास करता था। देखो जो मुसोलिनी है वो किसमें विश्वास करता है? उग्र राष्ट्रवाद में। किसमें? उग्र राष्ट्रवाद में, क्योंकि मुसोलिनी को ऐसा लगता था कि जो इटली की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मैं समाधान करूंगा, और इटली में क्या होगा? उग्र राष्ट्रवाद का जब उदय होता है तो क्या होता है कि अनुशासन की, कहता है कि मैं अनुशासन की बात करूंगा, इटली में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, मैं इनको दूर कर दूंगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इटली को लोगों को क्या करता है? वह विश्वास दिलाता है। कौन? मुसोलिनी। युद्ध की समाप्ति के बाद कह सकते हैं कि वहां पर संसदीय प्रणाली में कई प्रकार के दोष आ गए थे। कहां पर? इटली में क्या थी? संसदीय प्रणाली थी, लेकिन वहां पर कह सकते हैं कि जो संसदीय प्रणाली उसमें कई सारे दोष आ जाते हैं, जैसे नशाखोरी। पहला दोष क्या था? जैसे यहाँ पर भाई नशाखोरी है, श्रमिकों की हड़ताल, साम्यवाद का भय। मुसोलिनी के नेतृत्व में 1919 में फांसीवाद का आरंभ होता। क्या कहते हैं कि मुसोलिनी के नेतृत्व में 1919 में क्या होता? फांसीवाद का इटली में उदय होता है, ठीक है। और 1922 में रोमन पर आक्रमण करता। कौन करता है? रोमन पर आक्रमण करता है मुसोलिनी के, जब वहाँ पर शासक बन जाता। राजा ने घुटने टेक दिए तथा 1926 में पूर्ण तानाशाही आ जाती है। देखो कह सकते हो कि जो इटली का जो शासक है, जो राजा था, उस पर क्या होता? आक्रमण कर देता है। और क्या जो राजा था उसने घुटने टेक दिए। इटली की राजधानी क्या? रोम पर जब आक्रमण होता है तो क्या होता? भाई रोम के राजा ने घुटने टेक दिए और 1926 में पूर्ण तानाशाही आ जाती। कब आ जाती है? 1926 में इटली में पूर्ण तानाशाही का उदय हो जाता है, ठीक है। क्या है? फांसीवाद के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? क्या लिखना है? फांसीवाद के एक हेडिंग बना, फांसीवाद के सिद्धांत। देखो फांसीवाद एक व्यवहारिक आंदोलन है जिसमें कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता है। कह सकते हो भाई जो फांसीवाद है इसका कोई सिद्धांत नहीं है, इसका कोई व्यवहारिक सिद्धांत नहीं होता। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद है, या फांसीवाद क्या है? एक उग्र राष्ट्रवाद की बात करता है। उग्र राष्ट्रवाद की क्या करता है? विश्वास करता है और सर्वोच्च सम्मान की बात करता है। दूसरा फांसीवाद सर्वाधिकारवाद तथा राज की संपूर्ण सत्ता में विश्वास करता था। राज्य के ऊपर कोई बाहर कुछ नहीं। देखो फांसीवाद क्या कहता था कि जो राज्य है वही सर्वोच्च सत्ता है, राज्य के ऊपर कोई या कुछ भी नहीं। फांसीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास करता। फांसीवाद में किस में विश्वास करता भाई? युद्ध में और साम्राज्यवाद में विश्वास करता। क्या? फांसीवाद शक्तियां बताती हैं कि अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का क्या कीजिए? विस्तार कीजिए और युद्ध लड़िए, इसमें विश्वास करता है। फांसीवाद तर्क और विवेक में विश्वास नहीं करता है। क्या? फांसीवाद जो व्यक्ति तर्क की बात करते हैं, जो लोग इस तर्क विवेक में, इसमें किसी प्रकार का फांसीवाद का विश्वास नहीं होता है, तथा परिस्थिति का स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास करता है। फांसीवाद जैसी परिस्थिति होती है, जैसा समय होता है, उसी चीज में विश्वास करता है, ठीक है। फांसीवाद स्वतंत्रता तथा उदारवाद विरोधी है। फांसीवाद क्या है? ये स्वतंत्रता की बात नहीं करता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, तथा उदारवाद का विरोधी किसको माना जाता है? फांसीवाद को। फांसीवाद अनुशासन और कठोर शासन विश्वास करता है। फांसीवाद क्या कहता है कि कठोर शासन और अनुशासन की बात करता है, वकालत करता है। ये सारे मैं आपको पॉइंट और हेडिंग बताते चला जा रहा हूं, ठीक है। फांसीवाद लोकतंत्र तथा संसदीय शासन का विरोधी है। फांसीवाद लोकतंत्र का विरोध करता है तथा कह सकते हैं कि संसदीय शासन का विरोधी है। कुलीन तंत्र में विश्वास रखता है। फांसीवाद का विश्वास किसमें है? कुलीन तंत्र में विश्वास होता है। कुलीन तंत्र का मतलब कुछ लोगों का शासन, जिसको हम बोलते हैं। आगे देखिएगा, फांसीवाद जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के स्थान पर कहता है कि उत्तरदायित्व, अनुशासन और उच्च वर्ग। फांसीवाद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, यानी सरकार जो उत्तरदायी होगी, अनुशासनशील होगी तथा उच्च वर्ग की क्या करता है? बात करता है, ठीक है। ये क्या है? फांसीवाद। फांसीवाद की क्या है? सिद्धांत है। इसी प्रकार से आपको क्लियर, जो फांसीवाद के मैंने आपको सिद्धांत बताएं, ठीक है। अगला देखिएगा 13.3 में क्या है?
इटली में फांसीवाद की राजकीय आधार भूमि क्या है। देखो फांसीवाद आंदोलन का उदय कब हुआ था, तो फांसीवाद आंदोलन का जो उदय कह सकते हैं 1919 के आसपास, बल्कि इटली में फांसीवाद के उदय के लिए कई सारी घटनाएं वहां पर जिम्मेदार थी। देखो मैंने बताया था ना, जो इटली है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेता, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेता तो जरूर है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, इसको बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर आप इटली की बात करोगे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब विजय होती है तो इसको कोई बहुत ज़्यादा उचित उपहार नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ठीक है, किसका, इटली का। और कह सकते कि इटली फर्स्ट वर्ल्ड में भाग रहा था, तो इटली की जो माली हालत है, जो आर्थिक हालत है, वो काफ़ी ख़राब है। और इस समय कह सकते हैं कि एक वहाँ पर नेता का जन्म होता है जिनका नाम क्या है, मुसोलिनी आता है और लोगों से कहता है कि आपकी जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो बेरोजगारी है, मैं उनको दूर करूँगा। या वहाँ पर राष्ट्रवाद की बातें वो काफ़ी करता है, और जब इटली का क्या होता है, मुसोलिनी का इटली में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रुतबा हो जाता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, लोग उसको चाहते हैं कि उसको हम सरकार में लेकर के आएँ। ठीक है, क्या सरकार में लेकर के आएँ। और बाद में क्या होता है कि जो मुसोलिनी है आगे चल करके तख्ता पलट कर देता है, वहाँ का जो शासक होता है उसको हटा देता है, और मुसोलिनी क्या बन जाता है, वहाँ का चांसलर बन जाता है। कौन सा बन जाता है, मुसोलिनी 1926 में क्या बन जाता है, इटली का चांसलर बन जाता है, यानी इटली का तानाशाह बन जाता है। कौन, मुसोलिनी बन जाता है। और जब ये तानाशाह बन जाता है तब जाकर के ये क्या करता है, सारी शक्तियों को खत्म कर देता है, यानी खुद को ही सर्वे सर्वा घोषित कर देता है, और बताता कि एक कठोर शासन, एक तानाशाही शासन कह सकते हो, कौन चलाता है, मुसोलिनी चलाता है। कहाँ पर, इटली में। अगले देखोगे शासन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करता है। अगर देखो मुसोलिनी जो है वो शासन व्यवस्था को बहुत मजबूत करता है। शासन व्यवस्था को मजबूत करने का मतलब ये होता है कि उसने सारा शासन, जो पूरा कंट्रोल है, अपने हाथों में ले लेता है। भाई कोई भी तानाशाह होगा तो क्या करेगा, जो राज्य की समस्त शक्तियाँ होगी सब अपने अंडर में लेगा, यानी वहाँ के न्यायालय हैं, जो अन्य संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाओं को खत्म करेगा ना। भाई कोई भी तानाशाह होगा तो क्या करेगा, वो शासन व्यवस्था को मजबूत करेगा, यानी अपने मुट्ठी में भरेगा, यानी अपने आदमियों को हर जगह तैनात कर देगा। जो लोग इसके विचारधारा से थे या जो लोग इसकी मेंटेलिटी या मानसिकता थे उन्हीं लोगों को क्या करता है, वो शासन प्रशासन में उनको लगाएगा, ताकि उसके जो बातें हैं या उसका वर्चस्व है वो फैले। फांसीवाद जन संगठन का प्रमुख प्रवक्ता है। फांसीवाद एक प्रकार का है, क्या लोगों को बताता कि भाई एक प्रकार से फांसीवाद यही है कि युद्ध में विश्वास करता है, साम्राज्यवाद की बात करता है, हमें देश का विस्तार करना, युद्ध में विश्वास करता है। तथा फांसीवाद जो है उदारवाद या कह सकते हैं लोकतंत्र हमें विरोधी दिखाई पड़ता है। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद की बात करता है। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, युद्ध के जरिए या कह सकते क्या करना है, साम्राज्यवाद करना है, यानी दूसरे देशों को हमें जीतना है और अपनी शक्तियों का क्या करना है, विस्तार करना है। ये कौन बात करता है, फांसीवाद बात करता है। फांसीवाद में राज्य की प्रकृति कैसी होती है, सर्वसत्तात्मक है, यानी जो राज्य है वो सर्वशक्तिमान है, यानी जो शासक है उसमें ही समस्त शक्तियां हैं, उसके विरुद्ध कोई जा नहीं सकता, यानी सरकार ही राज्य हो जाती है। सर्वसत्तात्मक या सर्वसत्तावाद है। सर्वसत्तावाद का मतलब होता है कि राज्य ही सर्वे सर्वा है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, जो राज्य बोलेगा वही होगा। जनता में किसी प्रकार से, जनता को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, जनता को किसी प्रकार का राइट नहीं है, यानी जो पूरी जनता है वो राज्य जो बोलेगा वही करेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वसत्तात्मक, यानी राज्य ही प्रमुख है, राज्य ही मेन है। ठीक है, ये क्या होता है कि सत्तावादी। अगले देखो पतन और सैलो गणतंत्र। 1983 में मुसोलिनी के शासन का माहौल का होता है, इसको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। इसका सामना करने के लिए उनके पास कोई सैनिक तैयारी नहीं थी। इसके बाद पुरानी रूढ़िवादी दक्षिणपंथी एक गठबंधन सरकार बनती है, जिसमें राजतंत्र, सेना और उच्च समृद्धि संपत्तिवान वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है, और इसका नेतृत्व नरमपंथी फांसीवादी नेताओं ने किया। इस सैलो गणतंत्र में मजदूर परिषद के लिए कुछ नियम बनाए गए, मुनाफे में उनका हिस्सा तय किया गया तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखो जब किसका होता है, जब फांसीवाद का पतन होता कब होता है, 1943 में, और मुसोलिनी के शासन को क्या होता है, वहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, और वहाँ पर एक गठबंधन की सरकार बनती जो राजतंत्र और सेना और क्या करती, उच्च संपत्तिवान को लेकर के काम करते हैं, यानी नरम फांसीवादी नेताओं का वहाँ पर जन्म होता है। क्या होता है, जब इटली में फांसीवाद का एक प्रकार से पतन हुआ। कब हुआ फांसीवाद का पतन, 1943 में, और फांसीवाद की शुरुआत कब से कब मानी जाती है, 1919 में। और जो मुसोलिनी है ये इटली का तानाशाह कब बना, 1926 में बनता है। ठीक है, यानी खुद का वहाँ का चांसलर बन जाता है, और एक प्रकार से, और हिटलर का क्या भाई समकालीन है। अभी हम हिटलर को भी पढ़ेंगे, उनका नाजीवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पर हिटलर को भी देखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है देखिएगा 13.5 में क्या है, जर्मनी नाजी पार्टी का गठन या नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। देखिएगा जर्मनी में नाजीवाद या नासीवाद का उदय दो विश्व युद्धों के बीच में प्रमुख घटना, यानी कह सकते हैं कि जो 2 वर्ल्ड वार हुए हैं उनके बीच की एक प्रमुख घटना कह सकते हैं कि जब जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है। इसने इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्रांतिकारी परिवर्तन किए, यानी नाजीवाद का कहता है पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी बदलाव आता है। जिस प्रकार फांसीवाद का विकास इटली में हुआ, क्या करें, जिस प्रकार फांसीवाद का विकास इटली में हुआ उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है। एक कार्यक्रम, सिद्धांत और दर्शन के रूप में नाजीवाद हिटलर द्वारा स्थापित था। यानी हिटलर कहता था कि राष्ट्र का एक ही कार्यक्रम है, एक ही सिद्धांत है और एक ही दर्शन है। अरे क्या है, नाजीवाद का हिटलर द्वारा स्थापित था। इस नई आक्रामक विचारधारा ने समस्त यूरोप को तहस नहस कर दिया। नहीं, हिटलर की जो विचारधारा क्या है, कौन सी विचारधारा है भाई, नाजीवादी विचारधारा। नाजीवाद क्या कहता है, एक कार्यक्रम, एक सिद्धांत और एक दर्शन की बात करता है, ठीक है। और इस जो आक्रामक विचारधारा जिसको हम नाजीवादी विचारधारा कहते हैं, जिसने पूरे यूरोप को क्या हिला करके रख दिया था, ये कह सकते हैं जिसका तहस नहस कर दिया। हिटलर ने अपने नारों और भाषणों से युद्ध के बाद जर्मनी बस्तियों को वापस लेने तथा जर्मन की शक्ति, महिमा तथा प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का वादा किया। देखो एक चीज़ मैं बता दूं आप सबको, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, और जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है तो क्या होता है कि जर्मनी की जो आर्थिक हालत है काफ़ी ख़राब है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद कह सकते हैं जर्मनी में कई प्रकार से आर्थिक प्रतिबंध लग जाते हैं। जर्मनी को माना जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसी को एक प्रकार से माना जाता कि इसी ने सारी लड़ाई लड़ी है और सारा जो हर्जाना होता है जर्मनी को भरना पड़ता है। तो जर्मनी की जो माली हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है कि एक लीडर या शासक का उदय होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिटलर। और हिटलर का जब उदय होता तो हिटलर अपने भाषणों में कहता था कि जर्मनी का जो एक प्रकार से अपमानजनक संधि सहन करनी पड़ी है, या जर्मनी के जो राज्य हैं, जो बस्तियां हैं जिनको मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया है, तथा जर्मनी की जो शक्ति है, जो प्रतिष्ठा है, मैं इसको वापस दिला करके लाऊंगा। हिटलर अपने भाषणों में इस प्रकार की बातें करता था, तथा हम लोग कह सकते हैं कि हिटलर जर्मनी में उपराष्ट्रवाद की बात करता था, ठीक है। हिटलर के इन विचारों से कह सकते हैं कि कई जर्मन लोग उसके साथ आ गए थे। यानी हिटलर जब कहता था कि जर्मनी को मैं खोया हुआ सम्मान दिलाऊंगा, या जर्मन के लोगों से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए मैं उसका बदला लूंगा, तो जर्मनी के कई सारे जो प्रबुद्ध लोग होते थे क्या वो हिटलर के साथ आ गए और उसके कार्यों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में जो घाव तथा मरहम लगाने का कार्य करते हैं। अनेक लोगों ने इसलिए उसका साथ दिया क्योंकि उसने आर्थिक गिरावट दूर करने का वादा किया था। यानी हिटलर बोला था कि जिस प्रकार से जर्मनी में आर्थिक संकट आया है, मैं इस आर्थिक संकट को दूर करूंगा। और हिटलर के जो राष्ट्रवादी विचार है उससे काफ़ी जर्मनी के लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और हिटलर का साथ देने की क्या होती है, एक प्रकार से वो राजी हो जाते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और वर्साई की संधि को बहुत उससे क्षति होती है। जर्मनी के साथ अन्याय हुआ। इस कठोर अपमानजनक संधि हिटलर के द्वारा उसे सम्मान वापस दिलाने का वादा। देखो हिटलर कहता कि जर्मनी को जो अपमानजनक संधि सहन करनी पड़ी है, इस अपमानजनक संधि का मैं क्या लूंगा, बदला लूंगा, तथा जर्मनी का मैं खोया हुआ सम्मान दिलाऊंगा। क्या कहता है, मैं जर्मनी का खोया हुआ सम्मान दिला करके वापस रहूंगा। युद्ध के उपरांत जर्मनी में जिस गणतंत्र की स्थापना होती है वह बहुत कमजोर था तथा दलगत। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जो जर्मनी की सरकार है वो काफ़ी कमज़ोर है, तथा वहाँ पर क्या, अगर सरकार कमज़ोर थी तथा वहाँ पर आर्थिक संकट चल रहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो सरकार चली थी, और एक प्रकार से आर्थिक ऐसी स्थिति में कह सकते हैं वहाँ पर हिटलर एक ऐसे नेता के रूप में उभरता है जिसको जर्मनी की ज़रूरत थी। और 1920 में हिटलर क्या करता है, समाजवादी जर्मन दल की स्थापना करता है। और 1933 में कह सकते हैं कि हिटलर की जो पार्टी है जिसका नाम क्या है, समाजवादी जर्मन दल, ये क्या कहती है, इसको बहुमत मिलता है। और 1934 में वो जनतांत्रिक पद्धति से कह सकते हैं कि संविधान के जरिए क्या होता है कि वो वहाँ का लीडर बन जाता है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जो हिटलर है वो चुना हुआ शासक है, और जब चुन करके कब आता, 1933 में जो हिटलर है उसकी जो पार्टी है वहाँ पर इलेक्शन में बहुमत प्राप्त करती है, और जब वो जीत जाती है पार्टी, 1933 में हिटलर को बहुमत मिला, वह जर्मनी का क्या बन जाता है, चांसलर बन जाता है। और 1934 में हिटलर क्या करता है, जितने सारे पद हैं सभी पदों को खत्म कर देता है, और क्या खुद क्या बन जाता है, जर्मनी का तानाशाह बन जाता है। नाजीवाद के सिद्धांत क्या हैं, अब हम सिद्धांतों की बात करेंगे, खासतौर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजीवाद का पहला सिद्धांत है प्रजातीय उच्च में विश्वास करना।
यानी नाजीवाद कहता है कि आर्यन और ट्यूनिस जाति सर्वोच्च है में विश्वास करता है। देखो, नाजीवाद कहता था कि जो जर्मन लोग हैं ये सबसे श्रेष्ठ हैं तथा जर्मन लोगों को ही पूरी दुनिया पर अधिकार होना चाहिए। नाजीवाद कहता है कि जो जर्मन के लोग हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, पूरी दुनिया पर जर्मनों का क्या प्रभुत्व होना चाहिए। जो जर्मन के लोग हैं वह काले पीले लोगों पर शासन करने के लिए बने हुए हैं। यानी नाजीवाद क्या कहता है कि जो जर्मन लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो पीले लोग हैं या जो गोरे हैं, उन जो काले पीले यानी कह सकते जो श्वेत हैं उन पर शासन करने के लिए बनाए गए ताकि हम उनको सभ्य बनाएं। जो नाजीवाद किसकी बात करता है? राज्य सत्ता की बात करता है, राज्य को सर्वोच्च मानता है। देखो, नाजीवाद ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है और इसको बताया है। और नाजीवाद जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार की बात करता है। सच्ची स्वतंत्रता राष्ट्रीय कल्याण में है। देखो, नाजीवाद कहता था कि जो देश की यानी सच्ची जो स्वतंत्रता है, अगर राष्ट्र का कल्याण होता है यही स्वतंत्रता है। नाजीवाद कहता था कि भाई अगर देश की भलाई हो रही है, देश का कल्याण हो रहा है, यही स्वतंत्रता है। क्या है? नाजीवाद की विचारधारा। अगला देखोगे, नाजीवाद का तीसरा सिद्धांत क्या है? राष्ट्रीयता की भावना। हिटलर राष्ट्रीयता पर आधारित राज्य को शक्तिशाली मानता था। हिटलर क्या कहता था कि जो राष्ट्र भाई राष्ट्रीयता पर आधारित है वही शक्तिशाली राष्ट्र है, क्योंकि उसमें भाषा, नस्ल, परंपरा, रीति रिवाज एक समान होंगे। यानी हिटलर कहता था कि वही राष्ट्र शक्तिशाली है जिसमें क्या है? राष्ट्रीयता है। ये अगर राष्ट्र में राष्ट्रीयता रहेगी तो एक भाषा है, कह सकते हैं कि एक भाषा, एक नस्ल, एक परंपरा है, एक रीति रिवाज होगा, तो लोगों में क्या बनी रहेगी? एकता बनी रहेगी। अगला देखें, नाजीवाद का अगला सिद्धांत क्या है? नाजीवाद लोकतंत्र और कह सकते हो कि साम्यवाद का विरोधी है। नाजीवाद क्या है? लोकतंत्र विरोधी है और कह सकते हो साम्यवाद का भी विरोधी है। उसी जैसे फांसीवाद को मैंने था। देखो, अगली जो हेडिंग 5वीं क्या लिखोगे इसके सिद्धांतों में? जो नाजीवाद है युद्ध, सैन्यवाद और विस्तारवाद में विश्वास करता है। जो नाजीवाद जो है युद्ध की बात करता है, यानी युद्ध का समर्थक है और सेना को बढ़ाना चाहता है, अपनी सेना को बढ़ा करके दूसरे देशों के युद्ध में विश्वास करता है। तथा जो नाजीवाद है वह कह सकते हो कि साम्राज्यवाद में या विस्तारवाद में इसका विश्वास है। नाजीवाद युद्ध में विश्वास करता था और शांति को कहता था कि प्रगति में बाधक है। विस्तारवादी दृष्टिकोण नाजीवाद का है। जर्मनी ने शक्तिशाली सैन्य तंत्र को अपनाया था। नहीं कह सकते जब नाजीवादी दल का उदय होता तो जर्मनी सेना का बहुत विस्तार करता है और सेना के जरिए क्या करता है कि सैन्य तंत्र पूरी जर्मनी में आता है। ठीक है। अगली बात की जो अगला सिद्धांत है, अगली बात क्या है? महान नेता की संकल्पना। देखिएगा, जो नाजीवाद है वो जर्मनी में राज्य का अर्थ था हिटलर। नाजीवाद का मतलब था कि राज्य का मतलब ही कि हिटलर वह देश तथा शासन कानून का प्रमुख था। यानी देखो, हिटलर कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। यानी नाजीवाद में क्या बोलता था कि जो हिटलर है वही सर्वोच्च था या वही राज्य था और वही सर्वोच्च नेता और उसकी आज्ञा का पालन करना सबका कर्तव्य है। यानी हिटलर की जो आज्ञा है उसका पालन करना ही क्या है? राज्य का परम कर्तव्य है, यानी लोगों का कर्तव्य होगा। सरकार की शक्ति एक व्यक्ति में निहित थी। यानी नाजीवाद में क्या थी? जो सरकार थी उसकी शक्तियां किसमें निहित थी? एक व्यक्ति में निहित थी। नेता तानाशाह के रूप में स्थापित हुआ था। यानी कह सकते कि जो नाजीवाद में क्या था? जो नेता था एक तानाशाह के रूप में स्थापित हो जाता है। नाजीवाद में कोई दर्शन नहीं है, यानी कह सकते जो नाजीवाद कोई दर्शन नहीं है ना तो कोई सिद्धांत है। हिटलर की आत्मकथा में भी हिटलर कहता कि मेरा संघर्ष नाजियों के लिए पवित्र था। नहीं, हिटलर कहता कि जो मैंने संघर्ष किया, जो मैंने लड़ाई लड़ी है या सिर्फ मैंने नाजियों के लिए लड़ी है। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं तो इसमें अगर आप निष्कर्ष लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? निष्कर्ष के पॉइंट में बोलते हैं, ध्यान सुनना। हम कह सकते हैं कि नाजीवाद का अपने देश काल व परिस्थिति के अनुसार विशेष महत्व है। यानी कहा जा सकता है जो नाजीवाद है वो अपने देश के लिए, अपने देश की परिस्थितियों के लिए ठीक था, लेकिन यह जनतांत्रिक व्यवस्था से यानी यह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता था और इसको एक बेहतर विकल्प नहीं मानता था। संसदीय प्रणाली को नाजीवाद बकवास मानता था तथा कार्य करने में विश्वास करता। नाजीवाद जो है कार्य करने में विश्वास करता, बातें नहीं करता नाजीवाद। ठीक है। आलोचनाओं के बावजूद भी कह सकते हैं कि इसने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी नाजीवाद क्या है? राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में नाजीवाद का हमें बड़ा योगदान देखने को मिलता है। ठीक है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7.3 में क्या है कि जो नाजीवादी दल का शासन आता है उससे जर्मनी पर क्या किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, बोलिए। जो आपने बोला था, जब जर्मनी में नाजीवादी शासन आता तो जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रभाव में अगर बात करें खास तौर से अगर आप देखोगे तो पहला प्रभाव क्या पड़ा? न्यायपालिका की अधीनता। जैसे क्या होता कि जब जर्मनी में हिटलर का शासन आता है तो क्या करता है? जो पूरी न्यायपालिका क्या करता है? पूरी न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में लेता है
और यानी न्यायपालिका पर कब्जा कर लेता है। देखिएगा, सभी न्यायाधीशों को नाजी न्यायाधीश गठन में शामिल होना पड़ता है और उन पर थोड़ा सा भी संदेह होने पर बर्खास्त कर दिया जाता था। क्या भाई, जो जितने भी न्यायाधीश होते थे ना, हिटलर की पार्टी में शामिल होना पड़ता था, नाजी उनको बनना पड़ता था। अगर हिटलर को लगता था कोई भी जो जज है, अगर वो हिटलर की बात नहीं माना तो तुरंत उसको क्या कर देता था, बर्खास्त कर दिया जाता, उसको उसका रिजाइन देना पड़ जाता था। यानी एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो हिटलर है वह क्या करता है कि न्यायपालिका पर अपना पूरा कब्जा कर लेता है, पूरा कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर अगर जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या खुफिया राज्य पुलिस कार्यालय में कह सकते हैं इसकी स्थापना की जाती है। आंतरिक मंत्रालय के तहत कह सकते हैं 1933 में तेज से हुई प्रांतीय सरकारों में स्वायत्ता होता है। 1934 में जो कह सकते राष्ट्रव्यापी अध्यक्ष बन जाता है। देखो क्या किया जाता है कि हिटलर क्या करता है, एक खुफिया सेना का गठन करता था, यानी उसके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है, उसके खिलाफ क्या हो रहा है, इन सारी जानने के कैसे करने के क्या करता है, एक खुफिया सेना का गठन करता, ताकि जैसे होते नहीं जासूस भी बनाता, ताकि उसके खिलाफ कोई कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सा व्यक्ति नहीं कर रहा। अगर उसको पता चलता है ना, खुफिया संगठन अगर किसी के बारे में बता देता था ना, और उसको पता चलता था कि वो हिटलर के बारे में अगर कोई गलत विचार है या उसके शासन को लेकर कोई बात कर रहा है, तो भाई उसको सजा दी जाती थी। ठीक है, इसका जो गठन किया गया, खुफिया पुलिस का गठन किया गया था। ठीक है, राज्य में की जो गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, राजनीतिक प्रशासन तथा नौकरशाही सेना की इकाइयों का कत्लेआम करने के लिए तंत्र विकसित किया गया था। ठीक है, HRSH और रखाई सुरक्षा कार्यालय में इसकी केंद्रीय एजेंसी थी। और पूर्वी यूरोप में स्थापित वाले SS खासतौर से सक्रिय थे। यानी मान लो एक प्रकार से अगर राजा के यानी शासक के खिलाफ अगर किसी प्रकार की कोई यानी एक प्रकार से अगर कोई बगावत कर दे तो उसको कंट्रोल करने के लिए। मजदूरों और किसानों के लेकर के क्या था, नई शासन व्यवस्था में काम कर सकते कि कामगारों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। नाजियों की अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था के चलते बेरोजगारी, कहते हिटलर के शासन क्या होता है भाई, लोगों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है। 1932 में 6 मिलियन से घट करके 1936 में 1 मिलियन पर रह गई, धीरे धीरे कम हो रही थी। 1937 में राष्ट्रीय उत्पादन 102% बढ़ गया था। यानी हिटलर के शासन में देखो जर्मनी जो है ना बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा था। क्या है, यानी यहाँ का जो उत्पादन होता है बढ़ जाता है, क्योंकि डंडे के दम पर उत्पादन करवाता था ना, इसलिए 1937 में राष्ट्रीय उत्पादन 102% बढ़ गया। शासन व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में युद्ध अर्थव्यवस्था को परिभाषित करना था, संपूर्ण युद्ध की तैयारी करने में लगे थे। 21 मई 1935 को एक गुप्त रक्षा कानून पारित होता है, जिसमें कह सकते कि युद्ध अर्थव्यवस्था को पूर्ण शक्ति से लैस करना था, जिसका मुख्य कार्य वर्साय की संधि का उल्लंघन को छिपाना था। व्यापारियों और व्यवसायियों ने नाजियों का समर्थन दिया, अब उन पर भी भारी कर लगाया गया। देखो हिटलर क्या करता है, जो जर्मनी का तेजी से विकास करता है और खूब सारा उत्पादन होता है, और जो उत्पादन होता था इसको कहाँ पर लगाना चाहता था, युद्ध में लगाना चाहता था। यानी पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बनाना चाहता था, युद्ध अर्थव्यवस्था, क्योंकि आगे चल करके उसको वर्ल्ड वार लड़ना ना, बदला लेना, तो इसलिए क्या करता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था उसको युद्ध अर्थव्यवस्था में तब्दील कर देता है। कौन, हिटलर कर देता है आगे चल करके। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को देखोगे, महिलाओं और परिवारों में नए शासन के दृष्टिकोण को आता है। पितृसत्तात्मक तथा नाजी दर्शन में नस्लवाद विरोधी दृष्टिकोण था। इस दल ने अध्यादेशों के जरिए क्या करता है कि सबसे पहले उच्च पदों से महिलाओं को हटा देता है। देखो जब हिटलर आता है ना, जो महिलाएं थी जो उच्च पदों पर थी उनको भाई हटा दिया जाता है। महिलाओं की सामाजिक भूमिका में जैसे बच्चे हैं चर्च चाहिए, इनका नारा दिया जाता है। ऐसी सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं का उल्लेख करने के लिए एक पसंदीदा तरीका था। देखो हिटलर का जब शासन आता तो क्या था कि जो महिलाएं थी उनको काम करने की कोई आज़ादी नहीं थी। जो महिलाएं जो उच्च पदों पर काम करती थी या जो वर्क करती थी उनको क्या कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। खास तौर से अगर आप देखेंगे महिला 1933 में विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 20% छात्राएँ थी। नाजी शासन में एक नियमित कर दिया जिसकी संख्या 10% हो जाती है। नहीं कह सकते कि जब हिटलर का शासन आता तो धीरे धीरे देखोगे जैसे कॉलेज में महिलाओं की जो संख्या होती है धीरे धीरे क्या होती है, घटने लग जाती है, महिलाएं कम होने लग जाती हैं। कला और साहित्य पर प्रतिबंध लग जाता है। जब हिटलर का शासन आता तो क्या था, जो कला है जो साहित्य है इस पर एक प्रकार से हिटलर क्या कर देता है, बैन लगा देता है। ललित कला, संगीत कला, रंगमंच, साहित्य, अखबार, रेडियो, फिल्म, इन सभी पर क्या लग जाता है, प्रतिबंध लग जाता है। अगर किसी को काम करना तो कानून से मान्यता लेनी पड़ती थी। ठीक है, यहूदियों की सांस्कृतिक जीवन को अलग कर दिया गया, यानी यहूदियों को एक प्रकार से जो करता है। चित्रकारों के 6500 चित्रकला संग्रहालय से हटा दिए जाते हैं। एक जर्मन
कला स्थापना की जाती है। इस विध्वंसक जनता के प्रति प्रतिक्रिया, देखो कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो हिटलर है ना, चित्रकला पर कह सकते हो कि, और दूसरा जो साहित्य है इस पर प्रतिबंध लगा देता है। जैसे संगीत है, रेडियो, अखबार है, टीवी है, टेलीविज़न है, फिल्म है, इस पर रोक लग जाती है अगर किसी को ना राज्य से मान्यता है। प्रेस पर समाचार पत्रिकाएं पूर्ण नियंत्रण में सरकार की आ जाती हैं, उसके लिए निर्देश जारी करते हैं, और मौखिक आदेश भी अखबार पर नियंत्रण रखते थे। राजनीतिक और नस्लीय संप्रदाय के संपादकों को युद्ध होना पड़ता है। नहीं कह सकते कि जो मीडिया है उस पर पूरी तरीके से राज्य का कब्जा होता था। जब हिटलर का शासन आता तो मीडिया पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। मीडिया हिटलर के खिलाफ लिख नहीं सकती थी, अगर भाई किसी ने लिख दिया तो उसकी समझ लो खैर नहीं होती थी। नई शिक्षा नीति लेकर के आता है हिटलर, जब आता तो इसकी एक नई शिक्षा नीति आती है जिसमें विज्ञान की शिक्षा, लोकप्रिय संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, एक प्रकार से नाजीवादी शिक्षा का यहाँ पर संचार किया जाता है। शिक्षा का एक केंद्रीय बिंदु होता है, जिसमें कह सकते हैं कि हिटलर की बुक से नाम से एक केंद्रीय बिंदु होता था। यानी दूसरा क्या करता था, एजुकेशन सेक्टर में अगर शिक्षा का कहा तो शिक्षा में यहाँ पर हमें क्रांति होती हुई देखने को मिलती है जब इसका शासन आता है। ठीक है, उसी प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो धार्मिक आधार पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो खास तौर से जो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जो धर्म है, धर्म की मान्यता खूब बढ़ जाती है। किसकी भारतीय धर्म की मान्यता को लेकर के यहाँ पर बात करता है। ईसाई धर्म को माना जाता है। ठीक है, कैथोलिक होने के कारण कह सकते हैं जो चर्चों का दृष्टिकोण था उपयोगितावादी था। नाजी पार्टी कार्यक्रम में सकारात्मक ईसाई की आवश्यकता पर बल दिया, यानी ईसाई के धर्म को माना जाता है, और क्या धार्मिक आधार पर कह सकते हैं कि धर्म को मानना ही था, या धर्म के एक प्रकार से यानी एक सकारात्मक ईसाई धर्म की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। यानी धर्म के आधार पर उसको माना जाता है, यानी धर्म का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इस प्रकार की जो बातें। नहीं, अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो हिटलर है हर एक चीज़ को, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, महिलाएं हो, लोकतंत्र यानी वहाँ की संसदीय शासन हो, उसको भी ख़त्म कर देता है। यानी एक प्रकार से क्या हो जाता है, तानाशाह बन जाता है, यानी सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है, पूरा कंट्रोल हिटलर के अंदर में ही आ जाता है। ठीक है, वही सर्वे सर्वा हो जाता है, उसी के द्वारा कही गई बातें ही अंतिम सत्य होती थी, उसके ऊपर कोई नहीं था, हिटलर ही राज्य था। कह सकते हिटलर की कई बातें ही क्या थी, पत्थर की लकीर होती थी, उसके आगे किसी की नहीं चलती थी, उसने जो कह दिया सो होना है। इसी प्रकार से क्या था, उसने पूरे समाज पर, पूरे राज्य पर अपना क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, हेलो, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर क्या देखेगा, चैप्टर नंबर 12 क्या है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साम्राज्यवाद क्या होता है। ठीक है, हम इस क्या देखेंगे, पहले साम्राज्यवाद को देखेंगे। ठीक है, ये रहा साम्राज्यवाद क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको साम्राज्यवाद पढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर के लोगों पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो हम इसको क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहा जाता है। यानी जब कोई देश अपनी देश की सीमा से बाहर किसी दूसरे देश के लोगों पर आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे जब अपना कंट्रोल कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। इसको व्यवहार में क्या बोला था, साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। ऐसा करने के लिए कई बार सेना का उपयोग किया जाता है, कई बार दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है। देखो, कहा जा रहा है कि जब कोई देश अपनी देश की सीमा से बाहर किसी दूसरे देश के लोगों पर अपना कंट्रोल कर लेता है, राजनीतिक आधार पे या आर्थिक आधार पे उनके जीवन पर अपना कंट्रोल कर लेता है। दूसरा कंट्रोल करने के लिए या अधिकार करने के लिए जो देश होता है वह सेना का भी उपयोग कर सकता है या कोई दूसरा तरीका भी अपना सकता है। साम्राज्यवाद क्या है, इस पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, कह सकते हैं। फिर भी साम्राज्यवाद को आर्थिक और गैर आर्थिक दो पहलुओं से समझ सकते हैं। ये जो साम्राज्यवाद किया जाता है किस आधार पर किया जाता है, एक तो आर्थिक आधार के लिए किया जाता है, दूसरा गैर आर्थिक के लिए। ठीक है, यानी दो कारण से देखो, अगर मैं बात करूं आर्थिक व्याख्या के अगर बात करें तो साम्राज्यवाद के देखो, साम्राज्यवादी शासन का उद्देश्य सिर्फ क्या होता है, पक्षपातपूर्ण, स्वार्थी और लाभार्जन। देखो, साम्राज्यवाद कोई देश इसलिए करता है ताकि वह क्या कर सके, अपना स्वार्थ पूरा कर सके। यानी जब दूसरे किसी देश पर कंट्रोल करके, कब्जा करके या उसको जीत लिया जाता है तो क्या किया जाता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था हो या वहाँ के जो यह संसाधन है उसको क्या, उसका शोषण किया जाता है और अपने सिर्फ लाभ के लिए। इस संबंध का मत यही होता है कि जिन्होंने सत्ता, गौरव, प्रतिष्ठा फिर भी देशज लोगों के को सभ्य बनाने के लिए लक्ष्य देकर के उचित मूल्यों से छलावे की जाए। देखो, साम्राज्यवाद में क्या कहा जाता है, जब कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो क्या करता है, उस देश का सिर्फ क्या करता है भाई, ये शोषण करता है, दमन करता है। किसके लिए करता है, अपने लाभ के लिए करता है, ताकि उसको लाभ हो सके।
देखो साम्राज्यवाद में क्या होता है कि पूंजी का संचयन किया जाता है। साम्राज्यवादी शक्तियां तथा उपनिवेशवाद के बीच में असमानता के उजागर करते। देखो यूरोपीय शक्तियों ने विश्व में विभिन्न देशों में क्या किया था, देशों पर अपना कब्जा जमाया था, जिसका उद्देश्य एक तरफा लाभ था। देखो साम्राज्यवाद किस लिए किया जाता है, ताकि लाभ मिल सके, लाभ के लिए, ठीक है। उपनिवेशवाद की स्थिति में देखो माल तथा बाजारों के खाद्य पदार्थों के लिए कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता से कुछ। देखो साम्राज्यवाद इसलिए बनाए गए थे, आप सबको पता होगा कि पूरे यूरोप में क्या हो गया था, औद्योगिकरण हो गया था, पूरे यूरोप में उद्योग धंधे लग गए थे। भाई जब पूरे यूरोप में उद्योग धंधे लग गए हैं तो जो कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है, जो वस्तु बनती है, उसको क्या, उसको कहीं तो बेचनी पड़ेगी, उसको कहीं तो देना पड़ेगा, उसको कहीं तो डंप करना पड़ेगा। इसलिए कहता पूरे यूरोप में एक प्रकार से साम्राज्यवादी शक्तियाँ, साम्राज्यवाद का क्या होता है, विस्तार होता है। क्या होता है, साम्राज्यवाद का विस्तार किया जाता है। देखिएगा साम्राज्यवाद में जो नियंत्रण किया जाता है कई आधार पे, जैसे राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, सांस्कृतिक नियंत्रण और अन्य प्रभाव। साम्राज्यवादी नीति क्या होती है, साम्राज्यवादी नीति एक राष्ट्र की अपनी सीमाओं के बाहर जाकर के दूसरे देश और राज्य पर हस्तक्षेप करता है। साम्राज्यवाद क्या करता है, कोई देश जब दूसरे देश के लोगों पर अपना अधिकार जमा लेता है या उन पर करता है। देखो साम्राज्यवाद कैसे होता, देखो आप सबने सुना होगा प्राचीन काल में ना जो शक्तिशाली राजा होते थे, जो कमजोर राज्य होते थे, उनको जीत करके क्या करते थे, अपना राज्य का विस्तार कर लेते थे। तो यही क्या है, साम्राज्यवाद है। अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। इन्होंने संपूर्ण विश्व में अपना औपनिवेशिक शासन विस्तार किया था। साम्राज्यवाद की परिभाषा क्या है, मैं थोड़ी सी परिभाषा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कही गई सभ्य राष्ट्रों की कमजोरियों, पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा ही साम्राज्यवाद है। नहीं कहते जो सभ्य राष्ट्र हैं, जो अमीर राष्ट्र हैं या जो विकसित राष्ट्र हैं, जब वह कमजोर और पिछड़े राष्ट्रों पर शासन करते हैं या शासन करने की जो नीति है, यही साम्राज्यवाद है। अगला कह सकते हैं कि अनेक भिन्न भिन्न भूभागों तथा प्रजातियों के ऊपर एक ही प्रकार के कानून अथवा शासन लागू करके साम्राज्यवाद। देखो जब कोई देश किसी दूसरे देश के लोगों पर अपना नियम कानून थोपने का प्रयास करता है, उसके आप बोलते हैं साम्राज्यवाद कहा जा सकता है। साम्राज्यवाद के कई सारे रूप हैं। क्या साम्राज्यवाद के कई सारे रूप में कैसे, जिससे साम्राज्यवाद क्या होता है कि पहले क्या, अब किसी प्रदेश पर क्या किया जाता है, एक प्रकार से उस पर कब्जा जमा करके, कंट्रोल करके, वहाँ के लोगों की राजनीतिक, आर्थिक या जो शक्तियाँ होती हैं उसको अपने हित के लिए, क्या अपने जो हित होता है उस हित को, अपने देश का जो हित है उस हित को क्या करते हैं लोग, पूरा करते हैं। उनके जो हित हैं, जो भी उनके मंसूबे हैं, उनको यहाँ पर पूरा किया जाता है। अगला देखोगे जो साम्राज्यवाद होता है, इसमें क्या पूरा नियंत्रण होता है, यानी किसी देश पर जब कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण लेते हैं, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था उसका क्या होता है भाई, शोषण होता है, दमन होता है। किसके लिए किया जाता है, अपने लाभ के लिए करते हैं। क्या करते हैं, अपने लाभ के करते हैं। किसी दूसरे देश को जब जीत लेते हैं और जब अपने देश में मिला लेते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ का शोषण दमन किया जाता है। इस प्रकार से भी चीज़ होता है, ठीक है। देखिएगा साम्राज्यवाद के उदय के क्या कारण, यानी साम्राज्यवाद का कोई उदय हुआ, उसका कारण क्या, उसका रीजन क्या है। उसका पहला कारण है महत्वाकांक्षी शासकों की विस्तारवादी इच्छा। यानी जब ऐसे शासक आते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा क्या है, विस्तार करना, इस कारण से क्या था, साम्राज्यवाद का उदय हुआ है। दूसरा, अतिरिक्त जनसंख्या को स्थापित करना। जैसे मान लीजिए कोई देश है, उसके पास छोटा सा इलाका है या जनसंख्या उसके पास ज़्यादा है, तब वो क्या करता है, किसी दूसरे देश को जीत करके क्या करता है, अपनी जनसंख्या का विस्तार करता है। जैसे मान लो भाई कोई देश हो, उसके पास क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत घनी बस्तियाँ, तो क्या करेगा भाई, किसी देश को जीत लेगा और फिर क्या करेगा, अपनी जनसंख्या का क्या करेगा, विस्तार कर देगा। इसलिए साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साम्राज्यवाद का जो उदय है कह सकते हैं आर्थिक कारण है। साम्राज्यवाद क्यों किया गया, आर्थिक कारण से। जैसे मान लीजिए कोई देश किसी दूसरे देश को जब जीत लेता, विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसके संसाधनों का क्या करता है, अपने फायदे लिए क्या करेगा, यूज करेगा, उनका प्रयोग करेगा, यानी आर्थिक आधार से साम्राज्यवाद होता है। अगला राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में साम्राज्यवाद क्या कह सकते हैं कि जब कोई देश अपनी शक्ति का विस्तार करता है, राजनीतिक आधार नहीं, जब कोई देश भाई अपने देश का विस्तार करेगा, किसी दूसरे देश को जीत लेता है और अपने में मिला लेता, तो क्या अपनी शक्ति का विस्तार किया, ये राजनीतिक कारण है। नैतिकता और धार्मिक कारण, कई बार क्या होता है कि लोग नैतिकता और धार्मिक कारण से भी साम्राज्यवाद करते हैं। जैसे अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रसार करना, या अपने धर्म की मान्यताओं को दूर दूर तक पहुंचाना, या अपने धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए भी कई बार साम्राज्यवाद का विस्तार किया गया है। मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कई बार कह सकते हैं कि दूसरे देश के दूसरे लोगों पर या अपना कब्जा जमा ले, कंट्रोल जमा ले के लिए मनोवैज्ञानिक कारण से भी साम्राज्यवाद किया जाता है, ठीक है। हेलो, देखिए अगला क्या है, उपनिवेशवाद, ठीक है। उपनिवेशवाद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा।
उपनिवेशवाद से संबंधित कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं। उपनिवेशवाद को लेकर देखोगे जैसे आंद्रे गुदर फ्रैंक आदि ने इस उपनिवेशवाद की विचारधारा को बताया है, ठीक है। उनके उपनिवेशवाद कोई उपनिवेशिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद तब तक निर्भर बना रहता है जब तक उस देश का पूंजी अंग नहीं बन जाता। देखो उपनिवेशवाद में क्या था, कोई देश को ना जब अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका अपने लिए क्या करता है, प्रयोग किया जाता है। जब किसी देश को उपनिवेश बना लिया जाता है, जब कोई देश किसी देश को उपनिवेश बनाता है। उपनिवेशवाद पूंजी के विकास के लिए एक ऐसी विशिष्ट अवस्था है जिसके पारंपरिक अर्थव्यवस्था को आधुनिक पूंजी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। देखो उपनिवेशवाद में क्या होता है, खासतौर से मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, मान लीजिए ये कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री ने क्या किया, किसी दूसरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है, लेकिन कब्जा तो जमा लिया, इस पर अपना कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन इसको अपने देश में मिला नहीं सकती। मान लो बीच में कोई समुद्र है या कोई पर्वत है या कोई किसी प्रकार की समस्या है, अपने देश में जब मिला नहीं पाती है, जब कोई देश किसी देश को जीत लेता है तो उस देश पर क्या करता है, अपनी एक सरकार स्थापित कर देता है। क्या करता है, अपनी एक सरकार स्थापित कर देता है और वहाँ की जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, एक प्रकार से अपने फायदे के लिए क्या करता है, उसका शोषण और दमन करता है। दूसरा, जैसे आप भारत की बात करें तो भारत भी क्या है, ब्रिटेन का उपनिवेश है। देखो ब्रिटेन ने कई अपने सारे उपनिवेश बना। देखो उपनिवेशवाद इसलिए किया जाता था, आप सबको मैं बता दूं, यूरोप में उपनिवेशवाद क्यों आया, क्योंकि यूरोप के देशों में क्या हो गई, औद्योगिक क्रांति हो गई थी। जब पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई और यूरोप के सभी देशों में उद्योग धंधे लग गए, जब भाई पूरे यूरोप में उद्योग धंधे लग गया, एक बात बताओ, अगर पूरे यूरोप के लोग कपड़ा बनाएंगे, साबुन बनाएंगे या खाने पीने या मसाले बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, कपड़ा बनाओगे, मान लीजिए पूरे यूरोप में अगर कपड़ा बन रहा है तो भाई कपड़ा खरीदेगा कौन, कपड़ा पहनेगा कौन? अरे अपने देश में तो तुमने पहना दिया, लेकिन जो कंपनी में बना रहे हो कपड़ा पहनेगा कौन? तो लोग क्या करते थे, निकल करके दूसरे देशों पर क्या करते थे, अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे और वहाँ पर जाकर के अपनी वस्तुओं को बेचना या उनसे फायदा करना। जैसे उपनिवेश तो मूलतः यही बना था ना, क्योंकि पूरे यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति होती है, उद्योग धंधे लग जाते हैं। तो भाई जब औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधे लग गए, तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जो वस्तु बना रहे हो, तो भाई उसको वस्तु को कहाँ पर बेचोगे? अरे अपने देश में तो चलो बेच लिया, चलो ठीक है, एक तो बिक गई, लेकिन और जो प्रोडक्ट बना और जो उत्पादन हो रहा है, इसको कहाँ पर डंप करोगे, इसको कहाँ पर बेचोगे? इसलिए कहता है जो यूरोप के देश होते हैं अलग अलग देशों को गुलाम बनाते हैं। जैसे भारत को भी इसीलिए गुलाम बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि जो यूरोप में जो कंपनी लगी थी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आकर भारत में क्या करती थी, व्यापार ही तो करती थी, व्यापारिक कंपनी होती थी। तो इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को क्या बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया और बाद में भारत पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है, यानी ब्रिटेन का शासन हो जाता है। तो वही है ना कि यूरोप के देशों में जब औद्योगिक क्रांति होती है और औद्योगिक क्रांति में जब उत्पादन बढ़ा, और फिर यूरोप के दोस्त क्या करते हैं, अलग अलग देशों को जाकर के क्या करते हैं, जीतते हैं और वहाँ उनको अपना क्या कॉलोनी यानी अपना उपनिवेश बना लेते हैं और वहाँ की जो खनिज हैं, जो संपदा है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका क्या करते हैं, उनका दमन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि अपने फायदे के लिए, ताकि उनके देश में जो उद्योग धंधे लगे हैं उनमें कच्चा माल हो सके। आप सबको पता है ना, जब भारत उपनिवेश बन जाता ब्रिटेन का, तो भारत में देखो ना, हमारे यहाँ पर जो खाद्यान्न की फसलें होती थी, हम किसकी फसल करते थे, नकदी फसलें। जैसे अगर आप सबको पता होगा कि जैसे हम लोग गेहूं, चावल, जौ, बाजरा खाने के लिए उगाते थे, लेकिन बाद में जब अंग्रेज आते तो यहाँ पर नील की खेती, अफीम की खेती, चाय की खेती। अरे भाई मान लीजिए नील कोई खाएगा, चाय कोई खाएगा, कपास कोई खाएगा, खाने पीने की चीज़, बल्कि क्यों इसका उत्पादन होता था, क्योंकि ब्रिटेन में जो उद्योग धंधे लगे थे उनके लिए कच्चा माल जाता था। तो उपनिवेशवाद इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कच्चे माल की भी आपूर्ति होती रहे या जो कंपनी में प्रोडक्ट बनता है उनको भी बेचा जा सके। उपनिवेशवाद का जो उपनिवेशवादी जो विचारधारा है, ये विचारधारा इसी बात को लेकर के आई थी। जब पूरे ब्रिटेन में, या सॉरी ब्रिटेन नहीं, जब कह सकते पूरे यूरोप में उद्योग धंधे लगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, पूरे यूरोप में जो इंग्लैंड है प्रथम औद्योगिक देश बनता है, इंग्लैंड में ही सबसे पहले उद्योग धंधे लगते हैं। तो इंग्लैंड जो है यानी जो ब्रिटेन है, वही ब्रिटेन के लोग ही निकल करके क्या एशिया हो, यूरोप हो, उन देशों में जाकर के क्या करते हैं, अपने नए नए उपनिवेश बनाते हैं और वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है, जैसे कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें, इनको क्या करते हैं, बेचते हैं और बाद में उन देशों को क्या करते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं और वहाँ की जो संपदा है, जो प्राकृतिक संसाधन, उनका क्या करते हैं, उनका अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और उस देशों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, दमन किया जाता है। तो कह सकते हो कि जो औद्योगिक क्रांति होती है, उस औद्योगिक क्रांति का एक नतीजा हम कह सकते हैं उपनिवेशवाद को भी हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि भाई जब सभी यूरोप के देश कपड़ा बनाएंगे या वस्तुएं बनाएंगे तो उनको खरीदेगा कौन?
अरे यूरोप में कितना बेचोगे बताओ। तो वो बाहर निकल कर क्या करते हैं, अपने नए नए उपनिवेश स्थापित करते हैं ताकि उनके यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति में जो कपड़ा बना जो वस्तु में रही उनको बेचा जा सके, ठीक है। और वस्तुओं को आकर तो बेचते हैं और बाद में क्या होता है, जब उनको गुलाम बना लेते, उपनिवेश बना लेते हैं, तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका दमन करते हैं और वहाँ से अपने देश क्या ले जाते हैं, कच्चा माल ले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो उद्योग धंधे में क्या कच्चा माल लगेगा ना, तो कच्चा माल कहाँ से ले जाए, उपनिवेशों से ले जाते हैं और उन देशों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, दमन करते हैं। तो पूरी जो उपनिवेशवाद जो सोच है, जो अप्रोच है, ये मूलतः यही थी। क्योंकि जब उद्योग धंधे लगे, जब कंपनियां लगी, तो उनके लिए प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो बेचोगे कहाँ पर, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, इसलिए क्या नए नए उपनिवेश बनाए जाते हैं, या जो दूसरे राष्ट्र उपनिवेश बना लेते उपनिवेशों को भी छीन लिया जाता था, या नए नए उपनिवेश बनाते। कौन करता है, सारे उपनिवेश क्यों बने, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का परिणाम ही क्या है, उपनिवेशवाद हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चैप्टर है क्या, चैप्टर नंबर 11 समाजवादी विश्व, और ख़ास तौर से हमें यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रूसी क्रांति या समाजवादी क्रांति, ठीक है। देखिए रूसी क्रांति एक अभूतपूर्व घटना थी। क्या थी, रूसी क्रांति को हम क्या मानते हैं भाई, अभूतपूर्व घटना थी। यह स्पष्ट है कि सुविचारित सिद्धांत पर आधारित थी। इसे समझने के लिए रूस के तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी। अगर हमें रूस की क्रांति को समझना है तो रूस की सामाजिक स्थिति क्या थी या आर्थिक स्थिति क्या थी, इसका समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह क्रांति विश्व क्रांति के लिए समान थी, यानी कह सकते हैं इस क्रांति को हम विश्व क्रांति के समान थी, क्योंकि इसने वैश्विक स्तर पर समाजवाद के प्रचार प्रसार का रास्ता मारा। जो रूसी क्रांति थी उसे से क्या होता है भाई, जो समाजवाद है, जो सोशलिस्ट है, उसकी जो विचारधारा है पूरी दुनिया में जाती है। रूस की क्रांति की भूमिका क्या है, देखो रूस की जो क्रांति है पूंजीवाद के चरम पर पहुंचने की आवश्यक थी। देखो रूस में क्रांति क्यों होती है, उसका कारण क्या है, जब पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंच जाता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना था कि रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, तत्कालीन रूस की परिस्थितियां अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से, यानी कह सकते हैं जो रूस था उसकी जो परिस्थिति है अन्य जितने यूरोप के देश हैं उनसे बिल्कुल अलग थी। बुजुर्गों वर्ग कमजोर था, औद्योगिकरण की बागडोर जारशाही के नियंत्रण में थी। देखो जब रूस में क्रांति होती है उस समय किसका शासन है, जार का शासन है। जार क्या है, जार जैसे हमारे यहाँ पर मुगल काल मौर्य काल है उसी प्रकार से वहाँ पर जार शासन था, जार राजा था, उसका शासन चलता था। और वहाँ पर कह सकते हो कि औद्योगिक जो पूरे उद्योग धंधे थे किसके नियंत्रण में थे, राजा के यानी जार के नियंत्रण में होते थे। पूंजी का जो निवेश है फ्रांस ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों से किया जाता था। जो भी रूसी पूंजी संलग्न थी उसका स्रोत किसानों से कर के रूप। देखो क्या कहते हैं कि जो उद्योग धंधे लगे थे वो राजा के कब्जे में होते थे, लेकिन कह सकते किसानों के साथ कह सकते कि बहुत ज़्यादा उनसे कर लिया जाता था, एक प्रकार से उनका शोषण होता था। रूस में उत्पादन के सभी कार्य एक ही छत के नीचे होते थे, व्यापक पैमाने पर मिलना जुलना का कारण बना। अधिकांश जमीनें चंद कुलीनों के हाथ में थी। देखो रूस में अगर देखोगे तो एक क्रांति जो उसका रीजन क्या था कि एक क्या था कि भाई जार का निरंकुश शासन है। किसका शासन है, जार का निरंकुश शासन था। दूसरा कह सकते कि यहाँ पर कुछ चंद लोग थे जिनके पास जमीनें हुआ करती थी। क्या कुछ ऐसे चंद कुलीन होते थे जिनके पास जमीन थी। इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर भी खासकर नहीं था, मजदूरों में अच्छा नहीं था। इन तमाम चीज़ों ने क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। एक प्रकार से क्या था कि जो रूस था अगर वहाँ पर देखो एक प्रकार से जो उद्योग धंधे थे उसकी बागडोर किसके हाथ में थी, जार के हाथ में थी। दूसरा पूंजी का जो निवेश होता था कि कहाँ पर रूस में, वह फ्रांस ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों से द्वारा किया जाता था। रूस में जो पैसे लगते थे कहाँ से आते थे, फ्रांस और ब्रिटेन से लिए जाते थे। और रूस में जो पूंजी थी वो लग रही थी, इसका जो स्रोत था किसानों से लिया जाता था, यानी किसानों से बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, एक कारण थे। और रूस में जो खेती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस पर किसानों का शोषण होता था, ये भी रूस में होता था। दूसरा क्या होता था कि अगर आप देखोगे जो ज़मीनें थी, ज़मीनों के मालिक कुछ कुलीन लोग होते थे, किसानों के पास ज़मीनें नहीं होती थी, किसानों का शोषण होता था। समाज में अगर देखो बहुत ज़्यादा अशिक्षा है, गरीबी भी हमें देखने को मिलती है। अगला क्या है, पॉइंट क्या है, रूसी मजदूर वर्ग। देखो रूस में किसान और मजदूर में कोई भेद नहीं था। देखो रूस का अगर हम रूस की बात करें तो वहाँ पर जो मजदूर है जो किसान है इनको दोनों सेम माना जाता था। औद्योगिक क्षेत्र की घटनाएं ग्रामीण किसानों के समान थी। देखो जिस प्रकार से उद्योग धंधों में मजदूरों के साथ शोषण होता था उसी के प्रकार से कह सकते हैं कि जो किसान थे, किसानों से भी भाई बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता था, किसानों का शोषण होता था। यानी कह सकते हैं जो रूस में जो मजदूर हैं जो किसान हैं दोनों पर समान शोषण होता था, इसलिए कह सकते दोनों आपस में मिल जाते हैं। मजदूरों में पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति थी कह सकते थे। और कह सकते कि वहाँ पर जो सरकारी स्कूल थे उसमें मिल मालिकों द्वारा स्थापित शैक्षिक
संस्थानों की मंजूरी ने साक्षरता को बढ़ाया। इस कारण कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रतिबंधित साहित्य पढ़ने की रुचि बढ़ी। रूसी मजदूरों की दिलचस्पी थी। जाहिर है कि शैक्षिक जागरूकता ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति, देखो कह रहे हैं कि रूस में जो मजदूर थे वो धीरे धीरे पढ़ने लिखने लगे, और जो रूसी मजदूर थे जब उन्होंने पढ़ाई की तब उनमें क्या जागरूकता आई, उनके अधिकारों के प्रति जागे, तब जाकर के कह सकते कि उन्होंने मिल मालिक जो थे, जो मजदूर मालिक थे, उनके खिलाफ उन्होंने कर दी, एक प्रकार से क्रांति कर दी। अगला जो पॉइंट है, यानी रूसी मजदूर वर्ग जो था उसमें शिक्षा का संचार होता है, और रूस में अगर देखोगे तो मजदूर और जो किसान है उसको इक्वल माना जाता था, क्योंकि दोनों के साथ क्या होता था, शोषण था, दमन था, इस प्रकार की जो चीजें होती थी। ठीक है। जार शासन, देखो जार शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। जब तक शासक योग्य रहा तब तक स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन जब जार शासन में अयोग्य शासक आते हैं तो स्थिति काफी खराब होती। पीटर ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुधार किए, लेकिन इसका नियंत्रण उसके हाथों में केंद्रित था। उसके मंत्रियों के प्रति चापलूसी और परस्पर विरोध भाव था। दूसरा, अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा किए गए सुधार गए थे, परंतु यह सुधार स्वच्छापूर्ण, देखो कह सकते हैं कि जो जार का शासन था ये काफी निरंकुश शासन था। क्या करता था, एक प्रकार से रूस के लोगों पर शोषण था, दमन था, और जब तक जार का जो शासन था, जब तक राजा बहुत मजबूत था तब तक शासन तो कंट्रोल में था, लेकिन जब कमजोर शासक आते हैं, अगर देखोगे तो जार का जो शासन था वो कमजोर पड़ता है, और लोग कह सकते हैं कि जार के शासन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और उस जार शासन को क्या कर दिया, वहां से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी, रूस में हो रहा था। अगला, दिसंबर विद्रोह क्या है। दिसंबर 1925 में पश्चिमी देशों ने जीवन शैली को प्रभावित किया और कुछ अभिजात युवाओं ने विद्रोह किए। देखो अगर आप देखोगे जो रूस में क्रांति हुई थी, इसमें जो युवा वर्ग है उसका बड़ा रोल है, लेकिन जार को पता चलने पर उसने गोलियां चलवा करके विद्रोह को दबा। देखो क्या होता 1925 में ना, क्या होता था, एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो क्या होता था, रूस में विद्रोह होता, दिसंबर के महीने विद्रोह हुआ, लेकिन जो लोग विद्रोह कर रहे थे, जो जार था, उसने क्या करते उन पर गोली चलवा दी और विद्रोह को दबा दिया। लेकिन यह विद्रोह आने वाले समय में उनके लिए प्रेरणा बना। दूसरा, रूस में क्रांति होने का कारण है, दूसरा क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग। जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा किए गए सुधारों का लाभ शक्तिशाली वर्ग को मिला, ऊंचे टैक्स चुकाने वाले लोगों को सीमित था। इस कारण से कह सकते हैं कि वहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग था उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। इसी कड़वाहट ने भी उनकी हत्या को अंजाम दिया। अलेक्जेंडर जो तृतीय था, उसके जरिए कह सकते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने मार्क्सवाद और पुनः मार्क्सवाद या बोल्शेविक को मन में कह सकते कि बुद्धिजीवियों के लिए दिल में अपनी जो सक्रियता उसको, देखो क्या था, जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो समाज को बता रहा था कि जो राजा का शासन है, जो तानाशाही शासन है, इसका खत्म होना चाहिए। यानी बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या, लोगों को जगाने का प्रयास किया, लोगों को बताने का प्रयास किया कि आप बगावत कर दीजिए, या आप क्या कर दीजिए, एक प्रकार से आप बगावत करने की बात करता था जो रूसी बुद्धिजीवी वर्ग था। अगला जो आप देखोगे, अगली जो हेडिंग क्या बोला जाता है यहाँ पर, अगला जो है लोकवाद। रूस में आम लोगों पर इस समय जनता के प्रति असीम भरोसे थे और विश्वास का माहौल था, जिसे जनवाद प्रेरित कहा जा सकता था। ऐसा विचार गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कह सकते थे उन्हें 4 साल की सजा मिली। इसी समय कह सकते रूस में पूंजीवाद का विकास होता है और पुस्तक प्रसारित, देखो कह सकते हैं कि इस दौरान रूस में मार्क्सवादी ग्रुप सामने आया, जिसमें उदारवादी और आस्थाती दोनों ने सिर्फ लोकवादियों की लड़ाई लड़ी, बल्कि पूंजीवाद की भी वकालत करता था। उसका विश्वास था कि पश्चिमी भौतिक उदारवादी संस्कृति लाएगी। देखो एक अगर हम बात करें तो अगर आप रूस की क्रांति को देखेंगे तो रूस में जो क्रांति होती है उसका रीजन यही है। अगर आप देखेंगे तो खास तौर से जो मजदूर हैं या जो किसान हैं उन पर क्या है, बहुत ज़्यादा शोषण होता था, उनका दमन होता था, शोषण और दमन बहुत ज़्यादा होता था। ये एक कह सकते हैं, एक बड़ा कारण हम इसको कह सकते हैं जो रूस में क्रांति होती थी। दूसरा जो कारण अगर आप देखेंगे तो क्या है कि वहाँ पर जो जारशाही है उसका निरंकुश शासन है, ये भी रूस में क्रांति होने का कारण था, जिसको हम माने जाते हैं। दूसरा देखो, रूस में जो बुद्धिजीवी वर्ग आता है वह लोगों को जगाता है, बताता कि उनके साथ जो शोषण होता है, जो दमन होता था। दूसरा, वहाँ पर जो शिक्षा का प्रसार होता है, जो नई शिक्षा थी, उन लोगों को उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें लिखा जाता है, और लोग अपने अधिकारों के प्रति, जो मजदूर है वो अपने अधिकारों के प्रति क्या होता है, जागरूक होता है, और आगे चल के क्या कर देता है, क्रांति कर देता है। यह उसके नारे क्या क्या थे। रूस की जो क्रांति थी उसका पहला नारा क्या था, किसानों के लिए जमीन हो, क्योंकि जमीन पर कुछ कुलीन लोगों का कंट्रोल था, इसलिए रूसी क्रांति का पहला नारा था भाई जो जमीन है वो किसान के लिए, यानी किसान ही जमीन पर क्या करता है, खेती करता है। तो जमीन पर किसका अधिकार होना चाहिए, किसानों पर होना चाहिए। पहला रूसी क्रांति का पहला नारा था।
दूसरा नारा क्या है, युद्ध को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि आप सबको पता कि जो रूस है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है, जिसका क्या है, रूस की जो माली हालत है, जो आर्थिक हालत है, काफ़ी खराब थी। तो रूस में जो क्रांति होती है उसमें यही बोला जाता है कि जो रूस प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा है उससे हट जाए, और जब रूस में क्रांति होती है बाद में जो रूस है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हट भी जाता है। इसका दूसरा नारा ये है, ठीक है। अगला नारा क्या है, उद्योगों पर मजदूर का नियंत्रण हो, क्योंकि रूस में जो उद्योग धंधे थे उस पर किसका नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था या उद्योगपतियों का नियंत्रण था। तो बोला जाता है जो उद्योग धंधे लगे हैं उस पर उद्योगपति या सरकार का कंट्रोल नहीं, बल्कि मजदूर काम करता है, वो मेहनत कर रहा है। उद्योग धंधों पर किसका कंट्रोल होना चाहिए या शासन नियंत्रण होना चाहिए, मजदूरों का। राष्ट्रीयता को आत्मनिर्णय का अधिकार मिले, सबसे ऊपर था, यानी जो राष्ट्रीयता है वो सबसे ऊपर है, सबसे बेहतर है, और सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, इसकी बात की जाती थी। दूसरा, रूस में जो क्रांति होती ना, यहाँ पर ब्रेड और रोटी सबको मिले, यानी कह सकते हैं जो वहाँ पर जो ब्रेड, क्योंकि वो लोग वहाँ पर भाई ब्रेड ज़्यादा खाया जाता था, रोटी कह सकते हैं, यानी सबके लिए रोटी मिले, यानी कोई व्यक्ति भूखा ना मरे। ये अगर आप देखेंगे तो रूसी क्रांति के क्या थे, ये नारे थे, भाई जो ज़मीन है किसानों के लिए होनी चाहिए, जो रूस फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है उससे हट जाए, तुरंत उसको खत्म कर दे। जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों को पर किसका कंट्रोल होना चाहिए, मजदूरों का। अगला, राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिले, या राष्ट्रीयता में आत्मनिर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ब्रेड यानी जो रोटी है सबको इस खाने की मिलनी चाहिए। अगले देखिएगा क्या है, शांति, भूमि, रोटी, प्रजातंत्र, इनकी मांगे थी। क्या, शांति हो, सभी के लिए भूमि हो, रोटी हो, और प्रजन यानी डेमोक्रेसी की बात करते थे। ये कैसे रूसी क्रांति की तात्कालिक मांगे थी। सभी जन संगठनों ने बोल्शेविकों को बढ़त हासिल की, और मजदूरों और सैनिकों के उनको बहुमत के पक्ष में थे। हालांकि एक शत्रुपूर्ण प्रेस ने इसका विपरीत माहौल बनाया, यानी जो मीडिया था अगर देखोगे तो राजा जो जारशाही थी उसका समर्थन करता था, मीडिया इनको सपोर्ट नहीं करता था। परंतु इस क्रांति ने जनाधार प्राप्त किया, और यह लगभग रक्तहीन क्रांति थी, यानी इसमें किसी का खून नहीं बहा। रूसी क्रांति में सेना जिसमें ज़्यादातर किसान थे, यानी इसमें जो सेना थी जिस लोगों ने क्रांति किया, इसमें कौन से लोग थे, ज़्यादातर किसान होते थे, ठीक है। सहज रूप से क्रांतिकारी ताकतों को खींच लाई, अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका गया। यहाँ पर जो सरकार थी अगर आप देखोगे, जो जार का शासन था, जो सरकार थी उसको हटा दिया गया, और इतिहास में पहली बार समाजवादी क्रांति होती है। नए राज्य ने अपने मजदूरों को राज्य कहा। एक अमेरिकी पत्रकार जॉन रीड ने अपनी बुक में कहता कि 1917 में अक्टूबर क्रांति बड़ा ही संजीव चित्रण करता है, जो इसके बारे में लिखता है। और कह सकते कि जो अक्टूबर क्रांति होती है किसके नेतृत्व में थी, लेनिन के, जो समाजवादी नेता कौन है, लेनिन, उसके नेतृत्व में क्या होती है, ये रूस की क्रांति होती है, ठीक है। हेलो, चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम क्या बात करेंगे, प्रबोधन। प्रबोधन को क्या बोला जाता है, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय बोले या प्रबोधन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, ये एक ही होता है। देखिएगा, प्रबोधन काल के जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, वो कहते थे कि प्रबोधन काल में इस बात को स्पष्ट किया गया कि धार्मिक प्रधानता के कारण, क्या पूरे यूरोप में धर्म को लेकर के खूब प्रधानता थी। धार्मिक प्रधानता के कारण क्या, चर्चों की मनमानी हो रही है, यानी जो चर्च हैं क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और एक प्रकार से लोगों को क्या कर रहे हैं भाई, धार्मिक आधार पर उन्होंने बांट रखा है। सामान्य जनता चर्चों के बोझ के तले क्या कर रही, दब रही थी। यदि धर्म के बंधन से हट करके मनुष्य की जाति को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने का अवसर दिया जाएगा तो मनुष्य की जाति का विकास होगा। यानी प्रबोधन के जो विचारक थे कहते थे कि लोगों पर एक प्रकार से जो धर्म का आडंबर है, धर्म का जो पाखंड है, अगर मनुष्यों को धार्मिक आडंबर से अगर बाहर निकाला जाएगा और अगर लोग सोचेंगे समझेंगे और विज्ञान की बात करेंगे तब लोगों का क्या होगा, कल्याण हो सकता, मनुष्य जाति का क्या होगा, विकास होगा। इसलिए कह सकते प्रबोधन काल में, ज्ञानोदय काल में हम लोग क्या बोलेंगे, कह सकते हैं कि इस काल में ज्ञान पर, विज्ञान पर, तर्क वितर्क पर क्या दिया जाता है, खूब सारा जोर दिया जाता है। ज्ञानोदय की प्रमुख विशेषताओं में प्रगति की अवधारणा है। ज्ञानोदय के विचारकों का मत था कि वर्तमान अतीत की अपेक्षा बेहतर है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ज्ञानोदय के विचारक कहते थे कि जो हमारा वर्तमान है वह अतीत से बेहतर है। यानी अतीत जो है, ज्ञानोदय के चिंतक क्या बताते हैं कि जो हमारा अतीत था वो बहुत बर्बर था, यानी कह सकते हैं कि बर्बर उसको बोलते हैं। मैंने क्या बोला था, इस लाइन को याद रखना जो मैंने बोला, लाइन क्या बोली थी, मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। ज्ञानोदय के विचारक क्या कहते थे कि वर्तमान अतीत की अपेक्षा बेहतर है, यानी प्रेजेंट टाइम की, यानी जो अतीत है, जो हमारा वर्तमान है वो ज़्यादा बेहतर है अतीत की अपेक्षा। प्रगति के परिणाम स्वरूप मानव में खुशहाली गई, यानी कहते थे अगर प्रगति होगी, अगर समाज आगे बढ़ेगा तो लोगों में क्या होगी भाई, खुशहाली आएगी। उस समय की वैज्ञानिक खोजें
और आविष्कारों ने लोगों में विश्वास बढ़ा। देखो, जब नए नए खोजें होती हैं, जब नए नए आविष्कार होते हैं, क्या होते हैं, लोगों में एक विश्वास बढ़ता है, तथा जो भाई आडंबर था, जो धर्म का पाखंड था, धीरे धीरे लोग उसके बाहर आते हैं। जब नई नई खोजें होती हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, तकनीक आती है, जैसे कृषि, संचार, परिवहन, चिकित्सा, जब इन क्षेत्रों में तरक्की होती है और लोगों के जीवन में एक खुशहाली आती है तथा उनकी ज़िंदगी जब बेहतर होने लग जाती है, तो ज्ञानोदय के विचारकों के अनुसार ज्ञानोदय काल में लोगों में समृद्धि आई। देखो, ज्ञानोदय के विचारक कहते हैं कि ज्ञानोदय काल में क्या भाई, लोगों में धीरे धीरे समृद्धि आई और यह युग पहले के युग के मायने में काफ़ी बेहतर था। ज्ञानोदय के काल में कह सकते हैं कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, इन सभी क्षेत्रों में हमें वृद्धि दर्ज करने को मिलती है। ज्ञानोदय के जो विचारक थे वो क्या कह सकते हैं, ज्ञानोदय के जो विचारक थे वो क्या कहते थे, वो जो वर्तमान समय है उसका गुणगान करते थे और अतीत को क्या बताते थे, बर्बर बताते थे। क्योंकि अतीत में क्या धर्म का एक प्रकार से क्या था, आडंबर था। क्या था, धर्म का आडंबर था, चर्चों का बोलबाला था, कोई व्यक्ति धर्म के खिलाफ बोल नहीं सकता था। अगर मैं बात करूँ, जो पूरा यूरोप है वहाँ पर ईसाई जो धर्म है और जो पादरी हैं, पादरियों का क्या था, पूरे कह सकते हैं यूरोप में क्या था, वर्चस्व बना हुआ था। मतलब क्या होगा, प्रबोधन काल ही होता है। प्रबोधन ज्ञानोदय दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई उसको अलग मत समझना। देखो, ज्ञानोदय काल के जो ज्ञानोदय काल में क्या, ज्ञानोदय काल से पहले क्या माना जाता है, जो कैथोलिक मत है, यानी जो ईसाई धर्म है, वो कहते, जो ईसाई धर्म के जो पादरी होते थे वो क्या बोलते थे, अगर हम उनकी बात करें खास तौर पर देखोगे तो बोलते थे कि भाई धर्म की बातों पर अलम यानी उसको फॉलो कीजिए, धर्म पर उंगली मत उठाओ। लेकिन ज्ञानोदय के जो विचारक है वो कहते हैं कि जो उसके उन्होंने क्या बताया, इसको विवेक विरोधी बताया। ज्ञानोदय के विचारकों ने अज्ञान और अंधविश्वास का बढ़ावा देने वाले चर्चों की भूमिका की आलोचना करते थे। देखो, ज्ञानोदय के विचारक कहते थे कि भाई जो चर्च हैं वो अंधविश्वास को और क्या, अंधविश्वास को और अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि ये आडंबर है, ये क्या है, झूठ है, इसकी बात करते थे। और क्या, जो चर्च है वो क्या चमत्कार की बात करते, इसकी जो बात करते थे उसको क्या एक प्रकार से जो ज्ञानोदय के विचारक उसका माखौल उड़ाते थे। देखो, ज्ञानोदय के विचारकों ने ये बोला कि जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सबसे आगे है, यानी विज्ञान के जरिए ही क्या हो सकता है कि मनुष्य आगे बढ़ सकता है। क्योंकि धर्म ने क्या कर रखा है, मनुष्य के पैरों में बेड़ियां डाल रखी है। यानी जब व्यक्ति धर्म से उठ करके वैज्ञानिक खोज के प्रति जब उसमें एक नई खोज होगी तो क्या होगा, तभी दुनिया का भला हो सकता है, तभी नए नए आविष्कार होंगे, तभी इंसान को। देखो, जो चर्च थे वो कहते कि भाई जो सत्य है उसको मनुष्य जान नहीं सकता था। चर्च यानी चर्च और पादरी क्या कहते थे कि जो सत्य है उसको मनुष्य जान नहीं सकता था। सत्य कहाँ पर जाना सकता है, कि जो किताबों में लिखा हुआ है, जो धार्मिक किताबें में लिखा है वही अंतिम सत्य है। मनुष्य दुनिया के रहस्य को जान नहीं सकता था। लेकिन जो ज्ञानोदय के विचारक हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वह विज्ञान के जरिए, साइंस के जरिए क्या कर सकता है, अंतिम सत्य को जान सकता है, वो उसकी बात करते थे। ठीक है, और कहते थे कि जो विज्ञान है वो सबसे आगे है और विज्ञान के राह में रोड़ा कौन है, धर्म है। जब व्यक्ति धर्म की बेड़ियों को तोड़ेगा और ज्ञान और विज्ञान की ओर जाएगा तब क्या होगा, तभी समाज का भला होगा, तभी नई नई क्रांति, तभी नई नई क्या खोजें होंगी। देखो, दूसरा अगर हम इसमें बात करें, विचारक हैं जैसे मोंटेस्क्यू हैं, अगर हम मोंटेस्क्यू की बात करें तो मोंटेस्क्यू फ्रांस में ज्ञानोदय के प्रभावी थे और प्रख्यात प्रतिनिधि माने जाते थे। उनका जन्म कह सकते हैं कि गुयानी में एक प्रांतीय कुलीन परिवार में हुआ था। यद्यपि उन्होंने अपना पेशा एक वकील के रूप में शुरू किया, परंतु अलग अलग विषयों को सीखने का कह सकते हैं उनमें सभ्यता को समझने की खास रुचि थी। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम, उनकी जो बुक यहाँ पर हमें देखने मिलती है 1948 में प्रकाशित हुई था। 2000 से अधिक संदर्भों के विषय में उनको व्यापक विविधता थी जो सीखने के लिए रुचि थी। किसकी, मोंटेस्क्यू की बात करें, जो मोंटेस्क्यू है लुई जो 16वां है उनके शासन में के दौरान पढ़े बढ़े और 1643 से लेकर के 1705 तक राज्य किया, जो यूरोप में सर्वाधिक निरंकुश शासक थे, जिसको क्या माना जाता था, लुई 16वां को। और राजनीति, अर्थशास्त्र और धर्म के माध्यम से लोगों को समझाने का सक्षम थे। उन्होंने निरंकुश सम्राट को दैवीय अधिकार के सिद्धांत की वकालत को सिरे से खारिज कर दिया। तानाशाही से बचे किस प्रकार स्वतंत्रता सुनिश्चित है, इसके प्रमुख चिंतक थे। देखो, अगर हम मोंटेस्क्यू की बात करें तो मोंटेस्क्यू को अगर देखो तो मोंटेस्क्यू कहता था कि जो राजा कह रहा कि मेरे पास दैवीय सिद्धांत है, और जो राजा है वो दैवीय सिद्धांत में होता कि जो शासक ये बताता है कि मुझे तो भैया परमात्मा ने, भगवान ने किस लिए भेजा, शासन करने के लिए, शासन चलाएं। तो मोंटेस्क्यू यही बताते थे कि ये क्या है, झूठ है,
फरेब है, आडंबर है। अगर हम मोंटेस्क्यू की बात करूँ तो ये भी किसकी बात करते थे, ये यही कहते थे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देते थे, ज्ञान पर, विज्ञान पर, बुद्धि पर, विवेक पर, इन सारी चीज़ों पर कह सकते हैं कि मोंटेस्क्यू का क्या है, एक बहुत ज़्यादा बल था। और जिस प्रकार से राजा कहता था कि मेरे को दैवीय सिद्धांत है या परमात्मा ने मुझे शासन करने के लिए भेज रखा है, तो इसको क्या एक सिरे से उसको खारिज कर देते थे। राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत कौन करता था, मोंटेस्क्यू करता था, यानी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राज की शक्तियों को की बात नहीं करते थे। और इनका कहना था कि प्रकृति सच्ची दशा में है, नहीं प्रकृति की जो प्रकृति है उसकी क्या है दशा, सच्ची प्रकृति की दशा दरअसल सभी मनुष्यों में समान होती है। देखो मोंटेस्क्यू कहते हैं कि जो सभी मनुष्य हैं सभी समान पैदा हुए हैं और सभी के समान, सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, समाज में किसी को भी वंचित नहीं रखा जाए, इसे पुनः कानून को सुरक्षित करें। यानी मोंटेस्क्यू कहना था कि भाई सभी के साथ समानता के साथ व्यवहार करो, क्योंकि प्रकृति नेचर में क्या सभी समान है, सभी का जन्म जो हुआ है एक समान है, प्रकृति के लिए सभी मनुष्य एक समान है। तो राजा को भी, शासक को भी किसी के साथ ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी के एक समान मानो। ठीक है, कौन कहता था मोंटेस्क्यू। ठीक है, देखिए अगला जो ज्ञानोदय के अगर क्या है रूसो, देखिएगा रूसो की बात करते हैं। देखो रूसो कहते थे, रूसो के अनुसार कला और विज्ञान के विकास से, यानी रूसो कहता कि जो कला का विकास हुआ है, जो विज्ञान का विकास हुआ है, इसने क्या किया है, मनुष्य का क्या हुआ, सामाजिक और नैतिक पतन हुआ। कौन कहता है, रूसो कहता था। रूसो कहता था कि जब से विज्ञान आया है और जब से कला आई है तो क्या मनुष्य का सामाजिक और नैतिक पतन हुआ है। और कहता कि जब से श्रम विभाजन हुआ है, काम का बंटवारा कर दिया गया है और तकनीक का जो प्रभाव, इससे जो मनुष्य का नैतिक पतन, यानी रूसो कहता कि हम लोग ना जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, यानी मनुष्य एक प्रकार से आलसी होता चला जा रहा, बल्कि वो काम कुछ नहीं करता है, हर चीज़ को क्या मशीनों के जरिए करवा रहा, प्रकृति से क्या होता दूर होता चला जा रहा है और जो शांति थी वो खत्म हो रही है, बल्कि जो मनुष्य क्या है एक प्रकार से भ्रष्ट हो गया है। रूसो के अनुसार कहते थे कि जो मनुष्य है वो प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की सभ्यता की अवस्था है, कहीं अच्छी थी। यानी रूसो कहता कि जो हम लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे वो उसे बहुत अच्छी अवस्था मानता है, लेकिन वास्तव में ऐसी आदर्श व्यवस्था थी जिसके आधार पर वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक अवस्था में मूल्य किया जा सकता है। उसके अनुसार आदिम मनुष्य एकांकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था, उसकी इच्छाएं आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, वह पूर्णतः स्वतंत्र। देखो रूसो कहता है कि जब लोग जंगलों में रहते थे तो उनकी जो इच्छाएं होती थी वो बहुत कम थी, उनको कहीं बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रहती थी, जितना मिलता था उतना खा लेते थे, उतने में संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन आज का जो मनुष्य है ना बहुत लोभी है, बहुत लालची है, वो कम चीज़ों में क्या संतुष्ट नहीं होता है। आज का जो मनुष्य है वह पशु की भांति व्यवहार करता है। क्या है वह, क्या है मनुष्य जो है पशु की भांति व्यवहार कर रहा है, उसे इस प्रकार से हो गया है, यह प्रकृति की अवस्था में जंगली हो गया है और एक प्रकार से जो मनुष्य है वह प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है। यानी रूसो कहता कि जो हमारी प्राकृतिक अवस्था थी उसका गुणगान करता था। एक कहता था कि जो मनुष्य है जब से ज्ञान और विज्ञान की सदी आई है तब से जो व्यक्ति है वो नेचर से दूर होता चला जा रहा और व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ है। यानी हम लोग क्या, जैसे आप सबको पता होगा जब से नई नई टेक्नोलॉजी आई तो क्या है, हम लोग जैसे भाई क्या है नेचर से दूर तो हो ही गए, हर चीज़ को देखो ना टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग कुछ काम करते नहीं, आलसी हो गए। तो रूसो उसी की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति है जब से विज्ञान और विज्ञान का प्रसार हुआ है तब से व्यक्ति पतनशील हो गया, यानी व्यक्ति का पतन हो गया है और व्यक्ति में जो नैतिकता है, जो ईमानदारी है वह धीरे धीरे कम हो रही है और व्यक्ति में एक प्रकार से जो करप्ट है, जो भ्रष्ट है, उस प्रकार के जो तत्व हैं व्यक्ति में ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन कहता था, रूसो कहता था। हमारा क्या है उदारवाद। देखो उदारवाद क्या होता है, देखिए एक चीज़ बता दूँ उदारवाद क्या। देखो उदारवादी जितने विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, स्वतंत्र। क्योंकि क्या है व्यक्ति जो है विवेकशील प्राणी है। क्या है, व्यक्ति विवेकशील प्राणी है। जो मनुष्य है उसका जो जन्म हुआ है उसमें बुद्धि है, विवेक है, माइंड है, इसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। और राज्य किसको स्वतंत्र है, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र है ताकि व्यक्ति अपना क्या कर सके, विकास कर सके। क्या कर सके, विकास कर सके। और जो उदारवादी विचारक वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करे और देश की सुरक्षा करे, बल्कि व्यक्ति को आप पूरा स्वतंत्र छोड़ दीजिए और व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा। राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए। उदारवादी विचारक क्या कहते हैं, राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए, व्यक्ति पर किसी प्रकार का राज्य प्रतिबंध लगाए, यानी व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा,
व्यक्ति अपनी तरक्की स्वयं कर लेगा, व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा। व्यक्ति ऐसा क्यों कर लेगा? क्योंकि क्या है, वह एक स्वतंत्र प्राणी है, उसमें बुद्धि है, विवेक है, माइंड है, वो अपनी तरक्की स्वयं कर लेगा। यानी उदारवादी विचारक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और राज्य को कम से कम शक्ति देना चाहते हैं। क्या बोल रहा हूं कि जो उदारवादी विचारक होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भाई व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य कम से कम शासन करे। कम से कम शासन का मतलब है कि राज्य व्यक्तियों पर कम से कम कानून लगाए, कम से कम नियम लगाए। एग्जाम्पल तो क्या बताऊं, जैसे मान लीजिए कि अगर उदारवादी राज्य क्या होगा, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को जैसे स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, अस्पताल खोलना है या कुछ भी करना है तो उसको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क ना करना पड़ेगा। जो राज्य है उसको पूरा खुला छोड़ दे, यानी व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा, राज्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि राज्य क्या करे, देश की सुरक्षा करे, यानी देश को जो बाह्य आक्रमणकारी हैं उनसे सुरक्षा करे। और व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। और व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने की बात कौन करता है? उदारवादी कहते हैं। और उदारवादी, अगर मैं एक लाइन बोलूं, उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और राज्य को कम से कम शक्ति देने की बात करते हैं। क्या? व्यक्ति को राज्य को कम से कम शक्ति देने की बात करते हैं, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति को केंद्र में रख करके जो अपने सिद्धांत की रचना करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उदारवादी। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखो पॉलिटिकल साइंस में अगर मैं बात करूं, राजनीतिक विज्ञान में जितने भी सिद्धांत हैं, हर एक सिद्धांत यही बात कर रहा है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिले और राज्य को कितनी शक्ति मिले। क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनना। पॉलिटिकल साइंस में जितने भी सिद्धांत हैं, हर एक सिद्धांत यही निष्कर्ष निकाल रहा है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिले और राज्य को कितनी शक्ति मिले। आप किसी भी देश के संविधान को उठा करके पढ़ेंगे तो हर देश के संविधान में यह है कि नागरिक को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य को कितने शक्ति मिलनी चाहिए। नहीं कह सकते व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और राज्य की जो शक्तियां हैं, इसमें बैलेंस बनाने का काम होता है। और जो उदारवादी हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भाई व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति में बुद्धि है, माइंड है, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा, राज्य को कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या है भाई, राज्य को कुछ कर मत करो, ये थोड़ी है राज्य रेल चला दे, राज्य अस्पताल खोल दे, राज्य हाईवे चला दे, सड़क बनवाए, निर्माण कार्य कराए, ये सब राज्य करने की जरूरत नहीं है। राज्य सिर्फ व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करे और व्यक्ति जो होगा अपना विकास स्वयं कर लेगा। यही उदारवादी सिद्धांत है जो व्यक्ति को केंद्र में रख करके अपने सिद्धांत की रचना करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उदारवादी बोलते हैं। और कह सकते हैं कि उदारवादी राज्य को कम से कम शक्तियां देने की बात करते हैं और कहते हैं कि राज्य को कम से कम शासन, राज्य का कम से कम शासन करने का मतलब होता है कि राज्य अपने नागरिकों पर कम से कम नियम या कानून लगाए और व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए। यही उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है, हेलो। तो पॉइंट है क्या? 4.4 समाजवाद क्या है? देखो समाजवाद का मतलब होता है कि जो उदारवाद है उसके बिल्कुल अपोजिट है। क्या है? क्या कह सकते हैं? जो उदारवाद है उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी उसका उल्टा या विलोम है। देखो उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले और जो राज्य है कम से कम शासन करे। लेकिन जो समाजवादी हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्वतंत्रता मिलेगी तो क्या होगा? जो व्यक्ति अमीर होगा, जो व्यक्ति धनवान होगा, वो तो समाज में क्या होगा? वो समाज में तो तरक्की कर जाएगा, वो तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो विधवाएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि वो लोग भी समाज में तरक्की कर सकें, यानी उनकी भी हेल्प होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। समाजवादी कहते हैं कि जब तक सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा तब तक समाज में समानता नहीं बन सकती। इसलिए कहते हैं जो समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी कहते हैं कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्वयं करनी चाहिए। सरकार को जैसे मान लो जैसे गरीब आदमी है उसके लिए अस्पताल खोल दो, ठीक है। जैसे मान लो गरीब आदमी है उसके बच्चे को पढ़ाने के स्कूल खोला जाए, या जो जैसे ट्रेन का विस्तार करना, रेलवे को बिछाना, बसें चलाना, ये क्या है? ये समाजवादी विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा यही कहती है कि जो सरकार है या जो राज्य है वो गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, असहाय के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, विकलांगों के लिए क्या करे? कई प्रकार की योजना चलाएं ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जो लोग असमर्थ हैं, जो लोग असहाय हैं, उनको भी समाज में एक दर्जा मिले। सरकार क्या करे? उनकी मदद करे।
क्या कहते हैं कि जो लोग उद्योगपति हैं, जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, सरकार इनसे जब टैक्स वसूलेगी, जब सरकार इनसे टैक्स वसूलेगी, जो उनसे सरकार को जो टैक्स मिलेगा, जो गरीब लोग हैं, जो सहाय लोग हैं, सरकार क्या करेगी, उनकी मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी। और जो समाजवाद कह सकते हैं, समाजवादी जो विचारधारा है वो राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति देने की बात करता है। किसकी बात करता है कि राज्य को ज़्यादा यही जब राज्य के पास ज़्यादा शक्ति होगी तो राज्य क्या करेगा, समाज में समानता को बनाए रखेगा। क्या करेगा, समाज में समानता नहीं, कह सकते हैं कि व्यक्तियों पर राज्य का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्तियों पर राज्य का कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, समाज में असमानता बनी रहेगी और समाज में एक प्रकार से क्या होगा कि एक प्रकार से संघर्ष हमें देखने को मिल सकता है। यानी सरकार का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और समाज में समानता के लिए सरकार का हस्तक्षेप होना हमें यहाँ पर जरूरी बात को कहते हैं। ठीक है, हेलो, आपको ना मैंने आपको जो मैंने पढ़ा है चौथा चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, यानी मैंने आपको टोटल अगर आप देखेंगे इस वीडियो मैंने आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिया है। बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं आपको नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा। सुबह आपको भी क्लास मिल जाएगी और बाकी जितने बचे हुए चैप्टर हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेगा। कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे चैप्टर नंबर 2 फ्रांस की क्रांति जो पढ़ी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। या एक फ्रांसीसी राज की जो स्थापना की गई, चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चैप्टर नंबर 9 राष्ट्र या राष्ट्र राज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैं पढ़ाऊंगा। 10वां चैप्टर उदारवादी जनतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। और ये जितने मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्लास आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी और नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए ज़रूर रहेगी। तो बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं आपको दूसरी क्लास में ज़रूर मिल जाएगा, उस क्लास को आप सभी लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अगर ये चीज़ें आपको करके चले जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो वीडियो है आप हमारे चैनल पर जाइएगा, उसका सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगा BHI 145 का, जो दूसरा वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो है तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी इसमें जो मैंने पढ़ाया है इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी सेकंड वीडियो में आपके लिए रहेगा। ठीक है, थैंक यू।